हेलो और राम राम। कैसे हैं आप लोग? ये हमारी फिर से मुलाकात हो रही है। मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग सेंटर संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने छत्तीसगढ़ में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक पोल मैं आयोजित कराऊंगा अपने टेलीग्राम अकाउंट पर, उस पर सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले जो भाग हैं उस पर वीडियो बनाएंगे। तो इस बार का वीडियो जो था वो छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य पर रहा। जो लोगों ने वोट किया, तो आज छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य का भाग 1 शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर को हम 3 भाग में बांटेंगे। छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में अलग अलग लोक नाट्यों को देखते चलेंगे। चूँकि आज पहला है तो हम 2 लोक नाट्य कवर करने वाले हैं। एक रहस्य या रासलीला और दूसरा गम्मत, जो छत्तीसगढ़ का बहुत क्लासिक लोक नाट्य है। तो 2 लोक नाट्य हम आज कवर करने वाले हैं और बिना समय खोए आइए शुरू करते हैं। पहले लोक नाट्य की अगर बात करें जिसका नाम क्या है, रहस्य। तो जब रहस्य शब्द के बारे में सोचा जाए तो ये साउंड करता है श्री कृष्ण की रासलीला, वहाँ से ये शब्द आया है रहस्य। और अगर श्री कृष्ण की रासलीला को देखें तो उत्तर भारत में ये आयोजित होने वाला एक बहुत फेमस लोक नाट्य है, उसका ही समझ लीजिए छत्तीसगढ़िया स्वरूप है रहस्य। उससे प्रेरित आप कह सकते हैं, कॉपी नहीं कह सकते, प्रेरित शब्द प्रयोग करें कि उत्तर प्रदेश की रासलीला से प्रेरित होकर के रहस्य छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। काफ़ी पुराना इतिहास है। अगर आप छत्तीसगढ़ में इतिहास पढ़ते हैं तो एक वंश आता है वंश जिसे कहते हैं। है वंश कलचुरी राजवंश की बात कर रहा हूँ। क्यों है वंश कहते हैं, इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ का इतिहास जब आपको पढ़ाऊँगा तो उसकी वीडियो बनाऊँगा। मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझाता चलूँगा। तो बात करते हैं कि इसके इतिहास की। तो इसका इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना है। और पुराना कैसे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई कलचुरियों के समय से इसकी शुरुआत मानी जाती है इस लोक नाट्य की। और है वंशी जो राजा थे यानी कलचुरी राजा, उन्होंने इसको प्रमोट किया था। अब चूंकि उनका केंद्र रतनपुर था, इसलिए हम कह सकते हैं कि रहस्य की शुरुआत छत्तीसगढ़ में रतनपुर से हुई थी। अब बात करते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, यानी रहस्य एक्चुअल में किस चीज़ का प्रतीक है या क्या किया जाता है रहस्य में। तो रहस्य एक ऐसा लोक नाट्य है जो कि छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की खूबसूरती समेटे हुए भक्ति की कहानी तो सुनाता ही है, साथ ही साथ वैराग्य की कहानी सुनाता है और आपको ज्ञान भी प्रेरित करता है आपके जीवन के लिए। तो भक्ति, वैराग्य और ज्ञान 3 प्रतीक हैं, 3 सिंबल हैं इस लोक नाट्य में। और इसी कारण से इस लोक नाट्य में 3 पात्र जो महत्वपूर्ण पात्र हैं नर्तक, वो इन्हीं को निरूपित करते हैं, जिसमें से एक भक्ति का रूप है, एक ज्ञान का और एक वैराग्य का। इसके अलावा अगर बात करें रहस्य या रासलीला में, तो जैसा कि विदित है कि रहस्य या रासलीला श्री कृष्ण की उनकी प्रेयसी राधा के साथ संबंधों को बताने वाला एक लोक नाट्य, साथ ही साथ उनकी जो सखियां थी उनके साथ श्री कृष्ण जी के आमोद प्रमोद आदि को बताने वाला लोक नाट्य है। साथ ही साथ इसमें लोक नाट्य में कंस का जो किरदार है उसके द्वारा भेजे गए सहचर अनुचर, यानी कंस के जो दूत थे या आप कह लीजिए कंस के भेजे गए छोटे गुंडे, हाँ बिल्कुल, उनका भी रोल जो है वो बीच बीच में आता रहता है। तो ये मूलतः प्रेम भक्ति का प्रतीक आप कह सकते हैं लोक नाट्य के रूप में जो प्ले किया जाता है। इस लोक नाट्य को अगर देखा जाए तो इसमें सूरदास जी के पद गाए जाते हैं, मीराबाई के पद गाए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका छत्तीसगढ़िया रूप जो है वो बना करके गाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो लोक नाट्य है, उस लोक नाट्य में कृष्ण की कथा की का जो गायन है वो गायन करने वाला दल क्या कहलाता है या उस समूह को क्या कहते हैं। पहली चीज़ तो ये जानिए कि उस समूह में 20 से 25 कलाकार होते हैं। छोटा नहीं होता है दल, 20 से 25 कलाकारों का दल होता है और ये दल रास बेड़ा कहलाता है। इस पूरे समूह को रास बेड़ा कहते हैं, जिसमें एक मेन लीड गायक होता है। इस गायक को हम क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। एक्चुअल में व्यास, आप व्यास गद्दी जानते होंगे जिसके ऊपर रख करके साहित्य पढ़े जाते हैं, तो वो व्यास गद्दी पर बैठने वाले हैं, यानी मूल कथावाचक को व्यास कहा जाता है। बाकी के अन्य कलाकार होते हैं, सामान्यतः पुरुष कलाकार ही इसमें भाग लेते हैं। स्त्री का कलाकार, स्त्री कलाकार की जो भूमिका होती है, स्त्री रूप की भूमिका होती है, वो भी पुरुष कलाकार ही निभाते हैं। और इसी कारण से मुखौटों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कंस के भेजे हुए दूत को आकर आपको दिखाना है तो आप उन्हें मुखौटों के माध्यम से दिखाएंगे। तो मुखौटों का बड़ा चलन जो है इस लोक नाट्य का एक और अहम हिस्सा बन जाता है। अगर हम बात करें रहस्य की आगे, तो डिटेल में रहस्य को अगर देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस में पूछा था
कि रहस्य के कौन से दो रूप हैं। तो दो रूप रहस्य के हैं, एक रतनपुरिया रहस्य और दूसरा जो है आम छत्तीसगढ़ में प्रचलित रहस्य। इसको इस रूप में ना समझ करके हम सुवर्ण रहस्य और सतनामी रहस्य के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, रतनपुरिया रहस्य यानी सुवर्ण रहस्य और सतनामी रहस्य जो शेष छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलित हुआ। सतनामी रहस्य छत्तीसगढ़ में अधिक प्रचलित है अगर अभी के डेट की बात करें, जबकि सुवर्ण रहस्य का क्षेत्र सीमित हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुवर्ण रहस्य जहाँ केवल भक्ति और वैराग्य तक सीमित रहा, वहीं सतनामी रहस्य में मनोरंजन के पुट को भी जीवित रखा गया है। एक विदूषक का पात्र होता है। विदूषक किसे कहते हैं? जोकर आप समझ सकते हैं, या वो हसोड़ पात्र जो नाट्य में बीच बीच में आता है और अपने वन लाइनर के द्वारा आपके चेहरे पर हंसी लेकर के आ जाता है। जैसे जोकर होता था सर्कस में, बस उसी तरह का एक पात्र समझ लीजिए, जो कि खुद दुखी होकर के आपको खुश कर जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पात्र होता है जोकर। और बाकी बैटमैन के फैन हैं अगर आप, तो आप जानते ही होंगे जोकर कितना महत्वपूर्ण पात्र होता है। अब बात करते हैं कि इस लोकनाट्य के मंच को या इस लोकनाट्य का आयोजन कहाँ होता है। तो गांव का एक खुला भाग होता है, आमतौर पे कदम्ब का वृक्ष। कदम्ब का वृक्ष बचपन में पढ़ी एक कविता याद आ रही होगी, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। बस वही कदम्ब का जो वृक्ष है, आमतौर पर उसके नीचे इसका मंच आयोजित किया जाता है या सजाया जाता है। दो वेदियाँ बनाई जाती है, एक वेदी पर श्री कृष्ण की मूर्ति और एक वेदी पर उनकी प्रेयसी राधा की मूर्ति स्थापित की जाती है। बाकी इसके चार कोनों पर अलग अलग चार मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं या प्रतीक स्थापित किए जाते हैं, जिसमें एक परीक्षित हैं। वो परीक्षित जिन्होंने सुख सागर की कथा सुनी थी या महाभारत की कथा एक तरह से सुनी थी, या जो भी द्वापर युग में कथा हुई वो सुनी थी। दूसरे उनको सुनाने वाले शुकदेव, शुक मुनि। उसके अलावा अगर बात करें तो एक शिव जी और एक ब्रह्मा जी। तो चार कोने पर एक परीक्षित, एक सुखदेव या शुक मुनि, दूसरे फिर अगर देखें कोने पर तो आपको ब्रह्मा जी और शिव जी की मूर्तियाँ दिखाई दे जाएंगी। तो ये तो हो गया भाई मंच। अब मंच जब सज जाता है तो मुख्य गद्दी पर जो बैठते हैं व्यास, वो बैठ जाते हैं और बाकी जो पात्र हैं वो अभिनय करते हैं घूम घूम करके या उस मंच पर अलग अलग रूप बदल करके। अब आते हैं उस बेसिक क्वेश्चन पर जो इससे बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि सुवर्ण रहस्य और सतनामी रहस्य कैसे अलग हैं, किन कारणों से आप इन्हें अलग समझ सकते हैं। तो कुछ 4-5 अंतर ढूंढने का प्रयास करते हैं। मैं इसकी लिस्टिंग करा रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को स्लो करके आराम से सुनते हुए नोट्स भी बना सकते हैं अपने। पहले आते हैं सुवर्ण रहस्य वाले पक्ष पर। मैं सुवर्ण का एक पॉइंट बोलूँगा और फिर सतनामी रहस्य का एक पॉइंट। तो सुवर्ण रहस्य का जो आयोजन है वो 9 दिनों का होता है, जबकि सतनामी रहस्य का आयोजन आमतौर पर 10 दिन तक किया जाता है। इसमें जो 10वां दिन होता है वो श्री कृष्ण को राजगद्दी मिलने का जो दिन है उसको उत्सव के रूप में मनाते हुए मनाया जाता है, जबकि सुवर्ण रहस्य में 9वां दिन जो रहता है वो कंस के वध पर जा करके समाप्त हो जाता है। तो कंस का वध सुवर्ण रहस्य तक सीमित, और जबकि उसके आगे की कथा श्री कृष्ण का राज्याभिषेक ये सतनामी रहस्य का हिस्सा बन जाता है। दूसरा प्रमुख अंतर है व्यास गद्दी या व्यास के रूप में बैठने वाले व्यक्ति का। सुवर्ण रहस्य में जहाँ व्यास का किरदार कोई ब्राह्मण व्यक्ति को ही दिया जाता है, यानी जो पढ़ने वाले होते हैं मूल कथावाचक, सुवर्ण रहस्य में वो कोई ब्राह्मण ही हो सकता है, जबकि सतनामी रहस्य में गांव का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, उसे व्यास का जो पद है वो दिया जाता है। बन जाएगा। तीसरे अगर फैक्ट पर आए तो सुवर्ण रहस्य में राधा और कृष्ण तक ही सीमित है जो मूर्तियों का रखना, वेदियाँ बनाना है, जबकि सतनामी रहस्य में सभी ईस्ट जो है, सभी आराध्य देवी देवता हैं, उनकी मूर्तियों को भी वहाँ स्थापित किया जाता है, जिनमें गणेश जी हैं, रिद्धि सिद्धि उनके साथ है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश हैं। इनके अलावा और भी जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियों को भी वहाँ स्थापित किया जाता है। ये भी एक फैक्ट है जो बहुत ध्यान रखने की बात है। तो ये मूल अंतर हो गए। अगर हम बात करें कि सुवर्ण रहस्य में जहाँ केवल भक्ति या वैराग्य जो है उसका गायन होता है, यानी गंभीर रूप से होता है ये और थोड़ा सा इंटेंस होता है। दूसरा अगर हम बात करें यानी कि सतनामी रहस्य की, तो इसमें मनोरंजन का पुट होता है जिसमें नृत्य आदि का भी प्रयोग किया जाता है और लोग इससे अधिक जुड़ पाते हैं। शायद यही एक कारण हो सकता है कि लोग इससे अधिक कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये कुछ एक मूल कारण है जो कि सुवर्ण रहस्य और सतनामी रहस्य को अलग करते हैं। बाकी सुवर्ण रहस्य का मेन केंद्र रतनपुर है और सतनामी रहस्य शेष छत्तीसगढ़ में या शेष छत्तीसगढ़ अंचल में फैला हुआ है। वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो टिमकी, ढोल, मंजीरा जैसे वाद्य यंत्रों के साथ इसका गायन किया जाता है।
तो आप बहुत कुछ इसके बारे में ऑलरेडी समझ गए होंगे। तो जैसे कि मैं बताया, अच्छा ये बताना भूल गया था शायद कि उसके जो केंद्र है या जहाँ पर आयोजन होता है उसे रहस्य वेदी कहते हैं, जहाँ पर 2 वेदिकाएं बनाई जाती है। बाकी सारी चीज़ें तो हम लगभग समझ चुके हैं। और इसमें 3 जो नर्तक थे, एक भक्ति का रूप होता है, एक ज्ञान का और एक वैराग्य का। तो ये बेसिक चीज़ें थी आपके लिए रास लीला या रहस्य के बारे में। रहस्य भक्ति के साथ साथ प्रेम, मानवीय गुणों का गीत भी है। और रहस्य गीत के गायन को छत्तीसगढ़ अंचल में बहुत चाव से सुना जाता है, जिसका कारण आप समझ सकते हैं कि ये आपको कृष्ण की उन लीलाओं से जोड़ देता है जो कि अपने आप में ऐसी लीलाएं हैं या ऐसे चमत्कार थे कृष्ण के, जो कि हर व्यक्ति के जीवन को उत्साह से, उमंग से भरते हैं, साथ ही साथ शिक्षा भी दे करके जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे और काफ़ी कुछ इससे आपका कवर हो जाएगा। दूसरे वाले हिस्से पर आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, गम्मत कहते हैं। तो आज दूसरा लोक नाट्य हम कवर कर रहे हैं, गम्मत। गम्मत आप में से किसी ने देखा है जा करके? अगर देखा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने गम्मत देखा और कौन से गांव में आयोजित हुआ था और आपने कहाँ देखा था। अच्छा, इसका एक उड़िया रूपांतरण या ऐसा कह सकते हैं कि उड़ीसा में भी इसी का एक रूप होता है, आपेरा कहते हैं उसे। आपेरा से कितने लोग परिचित हैं? प्लीज़ कमेंट में ये भी बताइएगा मुझे कि आप आपेरा जानते हैं या नहीं। तो गम्मत एक तरह से प्रहसन है। प्रहसन किसे कहते हैं? तो प्रहसन सरल शब्दों में कहें तो किसी का मजाक उड़ाना, लेकिन ऐसा मजाक उड़ाना जो कि उसको चोट करता हुआ हो, जिसमें व्यंग हो। आप सिर्फ हंसी उड़ा दिए ऐसा वाला नहीं, बल्कि उस पर चोट करे, उसकी गलत बात की तरफ इशारा करते हुए व्यंग किया जाए, तब बात होती है प्रहसन। तो जो हमारा लोक नाट्य है गम्मत, उसका मेन उद्देश्य है समाज की बुराइयां, कुरीतियां या जो समाज में फैले हुए विद्रूप आचरण है लोगों के, उन पर चोट करना। ऐसे आचरण आपको समाज में बहुत सारी जगह दिख जाएंगे, चाहे वो दहेज प्रथा हो या फिर आप समझ सकते हैं किसी बच्ची के प्रति किया जाने वाला अत्याचार, या फिर पुत्र का ही मोह होना और उस मोह में पुत्रियों की अवहेलना कर देना, इस तरह की बातें। या फिर आप देख सकते हैं कि समाज में किस तरह से अन्य कुरीतियाँ, जैसे आजकल अगर देखें तो या वर्तमान परिदृश्य में देखें, भ्रष्टाचार से लेकर के अन्य सारी जो बुराइयां हैं उन सब पर चोट करते हुए इसका आयोजन किया जाता है। इसलिए इसकी कोई स्क्रिप्ट अलग से नहीं तैयार की जाती या कोई कथा वस्तु नहीं होती है। गम्मत जहाँ होना होता है वहाँ आसपास के क्षेत्र को समझा जाता है कि क्या समस्या है और उस समस्या पर ही इसकी स्क्रिप्ट तैयार कर दी जाती है। और ये फौरी तौर पर या त्वरित तौर पर तैयार की जाती है। वो कहते हैं ना स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल एकदम टू दी पॉइंट। तो बस देख करके इसके पात्र जो हैं वो किरदार जो हैं बनते हैं और अपने संवाद भी खुद ही गढ़ लेते हैं। हाँ, इसमें म्यूज़िक का बड़ा रोल होता है और साथ ही साथ अगर देखें तो इसके सभी किरदार भी, जैसा कि हमने रहस्य में देखा था, पुरुष किरदार ही सभी भूमिकाएं निभाते हैं, यहाँ तक कि स्त्री की भूमिका ही। छत्तीसगढ़ में एक जाति है, एक समाज है, वर्ग है देवार, इनके द्वारा इसका आयोजन जो है काफ़ी किया जाता है। अगर बात करें गम्मत की, तो गम्मत कायदे से अगर देखा जाए या समझा जाए गम्मत को, तो आमतौर पर इसे अश्लीलता से थोड़ा सा जोड़ दिया जाता है। अश्लीलता किसे कहते हैं? हाँ, 18+, उसे अश्लीलता का पुट समझ लीजिए। वो जो कि छोटे बच्चों के लिए सही नहीं मानी जाती है, ऐसा बोल करके इसे प्रचारित कर दिया गया है। लेकिन ये केवल प्रचारित तक ही समझिए इसे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये समाज के गंभीर मुद्दों पर चोट कर रही है तो उसकी शिक्षा शुरुआत से ही मिलनी चाहिए, बचपन से ही मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं गम्मत के उद्देश्य के अलावा जो बाकी हिस्से हैं। जैसे गम्मत का मंच कैसा होता है? तो गम्मत का मंच गाँव में कोई भी एक खुला भाग हो सकता है, लेकिन उसे वर्गाकार बनाया जाता है। और वर्गाकार खुला मंच, बिना पर्दा वाला, जो कुछ होता है सब सामने होता है, बिल्कुल नेकेड ट्रुथ की तरह। हाँ, नंगा सच जिसे कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई समाज के अगर आप पर्दे उधाड़ेंगे तो देखने के लिए बहुत कुछ बच जाता है। बात समझ आ रही? चलिए, बढ़िया है। तो आप समझें कि वर्गाकार खुला मंच, और उस मंच पे पर्दे आदि का प्रयोग नहीं होता है। पात्र जो होते हैं वो नृत्य के माध्यम से, हास्य के माध्यम से समाज के अलग अलग बुराइयों पर चोट कर रहे होते हैं। इसीलिए एक किरदार है इसमें जो अगेन विदूषक का किरदार है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वही हास्य लेकर के आता है और वही अपने वन लाइनर के माध्यम से या एक पंक्ति वाक्य के माध्यम से लोगों पर चोट करके चला जाता है। अब बात करते हैं कि भाई रहस्य जो है, इसमें एक नर्तकी होती है
जो कि पुरुष किरदार के द्वारा ही निभाए जाते हैं। 2 प्रमुख नर्तक होते हैं जो कि जाहिर सी बात है पुरुष किरदार ही, और एक विदूषक का पात्र होता है, यानी 4 महत्वपूर्ण पात्र होते हैं। बाकी वाद्यंत्र आदि बजाने वाले जो किरदार हैं वो नीचे बैठ करके, या सदस्य जो हैं वो नीचे बैठ करके गायन कर रहे होते हैं। नीचे बैठ करके गायन से याद आया, इसकी भी 2 शैलियाँ होती है। एक शैली अगेन बैठे साज की शैली, और इसका केंद्र या गढ़ भी फिर से हम बात करेंगे कौन सा है, रतनपुर ही है। और दूसरा खड़े साज की गम्मत। खड़े साज की गम्मत शेष छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलित हुआ। तो बैठे साज और खड़े साज 2 हमारे पास गम्मत के रूप दिखाई देते हैं। बैठे साज का गम्मत तो पॉपुलर उतना नहीं हो पाया जितना खड़े साज का गम्मत पॉपुलर हुआ, क्योंकि नृत्य के साथ अभिनय ये ज़्यादा लोगों को जोड़ पाता है अपने से, याद रह जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि भाई रतनपुरिया गम्मत और छत्तीसगढ़िया गम्मत भी इसी आधार पर इनका नामकरण कर दिया जाता है। तो उम्मीद है आप गम्मत और रहस्य को आप समझ पाए होंगे। आगे आने वाले लोकनाट्यों में हम कोशिश करेंगे कि बस्तर अंचल में चलने वाले 2 प्रमुख लोकनाट्यों को कवर करें। साथ बने रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और आप एक दूसरे के साथ और वीडियो के माध्यम से मिलते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छा पढ़ रहे हैं। गुड नाइट, ध्यान रखिएगा अपना।